हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज की रेसिपी का क्रेडिट जाता है मेरी बच्ची को। मैं तो कई दिनों से ये बनाना चाह रही थी, पर अचानक से कल रात को उसने फ्रिज में से राजमा निकाले और भिगो दिए। कहने लगी, मम्मी बहुत दिन हो गए राजमा नहीं बनाया। उसे राजमा का सैंडविच खाना था, तो उसने रात को ये भिगो दिए थे। अभी मॉर्निंग में मैंने भीगे हुए राजमा को अच्छे से धो लिया है। इसे धो के बॉईल करने के लिए रख दिया है नमक डाल के। तो जब तक मेरा राजमा बॉईल हो रहा है, थोड़ी बहुत दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा है, यहाँ पे 2 प्याज हैं जिसे मैंने छील लिया है और इन्हें मैं कट भी कर लूँगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ये सब्ज़ी नहीं बनाया करती थी, पर अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू में मैं पढ़ा करती थी कि उनकी फेवरेट डिश राजमा चावल है। तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि राजमा चावल कैसा होता है खाने की। पहले सब्ज़ी हर घरों में इतनी कॉमनली भी नहीं बनाई जाती थी ना, बट हाँ, अब तो मैं इसे फ्रीक्वेंटली बनाती रहती हूँ। इवन मेरी फैमिली में सभी की फेवरेट है और मुझे भी पर्सनली राजमा चावल का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है। अभी आपसे बातें करने के चक्कर में ये तेल ना जल जाए। तेल तो गर्म हो चुका है, तो इसमें जीरे और राई का तड़का दे लेते हैं। साथ ही 1/4 चम्मच हींग भी डाल देते हैं। मैं जब भी थाली वाली वीडियोज़ लेके आती हूँ, तो जिस सीक्वेंस में मैं खाना बनाती हूँ उसी सीक्वेंस में आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो चीज़ें सिंक्रोनाइज़ आपको नहीं मिलेगी। किसी भी रेसिपी के बीच में कोई भी रेसिपी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम किचन में यही तो करते हैं ना। सुबह सुबह की भागा दौड़ में टाइमली अगर बहुत सारी रेसिपीज़ को एक साथ कुक करना होता है, तो मल्टीटास्किंग तो होना ही पड़ता है। तो जैसे सूटेबल होता है वैसे उस रेसिपीज़ को कुक कर लेना होता है। देखिए, बातें करने के चक्कर में आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताना ही भूल गई। तो तेल में राई, जीरे और हींग का तड़का दिया था, प्याज का छौंक लगाया, साथ ही बेसिक से मसाले इंक्लूड किए। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया मिलाया, मिक्स कर लिया है। हल्के हल्के से मसाले कुक होने लगे हैं, प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। तो उस मोमेंट पे थोड़ा सा पानी इंक्लूड किया है। ये रेसिपी बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ, तो लाल मिर्च को थोड़ा सा कम रखा है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने डाल ली है। पत्ता गोभी मदर इन लॉ ने रात को ही कट करके फ्रिज में रख दी थी और अभी मैंने धो के इसे स्ट्रेनर में निकाल लिया था, ताकि जो एक्सेस पानी है वो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो पत्ता गोभी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने पत्ता गोभी का छौंक लगा दिया है और इसे कवर करके ऊपर पानी डाल के कुक होने के लिए रखा है। बीच बीच में इसे संभाल रही हूँ, पर जल्दबाजी में कपड़ा लेना ही भूल गई और थाली को गर्म गर्म उठा लिया। उंगलियाँ तो जल गई, पर जली उंगलियों से काम करना थोड़ी रुक सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे, संभाल लेंगे और अगेन कवर करके साइड रख दिया है। यहाँ पे ये राजमा बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। और जो पानी है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है। इसी कुकर में मैंने 4 से 5 आलू धो के डाल लिए हैं। इसमें पानी और नमक इंक्लूड करके आलू को भी बॉईल होने के लिए गैस पे रख देंगे। तो यहाँ पे पत्ता गोभी सीज रही है, साइड में आलू भी चढ़ा दिए हैं। मेरी किचन में 3 बर्नर वाला स्टोव है, तो मैं यहाँ पे तीसरे बर्नर को भी यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे 1 कटोरी चावल मैंने पानी में भिगो के साइड रख दिए हैं। साथ ही ये पतीला लिया है, जिसमें मैं 1 कटोरी चावल के हिसाब से लगभग 3 कटोरी पानी इंक्लूड कर लूँगी। साथ ही तेज़पत्ता और लौंग इसमें डाल दूँगी और इसे गैस पे बॉईल होने के लिए चढ़ाऊँगी। पर नमक भी तो डालना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं। तो इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तो तीनों गैस बिज़ी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी और तैयारी कर लेती हूँ। तो एक बड़ा सा प्याज था, जिसका एक टुकड़ा साइड रख लिया है। रिमेनिंग को बहुत ही रफली एकदम बड़ी बड़ी शेप में कट कर लिया है। और ये बड़ी साइज़ का टमाटर है, जिसे भी रफली कट कर लिया है। यहाँ पे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसमें भी इसे प्याज और टमाटर के साथ ग्रेट कर लेंगे। अक्सर मैं जब खाना बनाती हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि यार मैंने कितने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अदरक ग्रेट हो चुका है, पर अदरक ग्रेट करते करते ही कुकर में विसल आई और मुझे याद आया कि गैस पे जो सब्ज़ी चढ़ी उसे भी तो संभालना है। तो बस मैं सब्ज़ी को संभालने लगी, तो पता चला कि एकदम हल्की सी तले में से लगने भी लगी है। बिल्कुल नहीं जली है, एकदम हल्की सी शुरुआत ही हुई थी तले में लगने की। तो मैंने इसे सही समय पे संभाल लिया, नहीं तो सब्ज़ी ज़्यादा तले में लग जाती और पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाता। ये एकदम सही समय है इस सब्ज़ी में टमाटर इंक्लूड करने का। तो आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, पर मैं आज यहाँ पे ग्रेट करके टमाटर डाल रही हूँ। इस तरीके से ग्रेट करने से टमाटर के छिलके भी मुंह में नहीं आएंगे और ग्रेवी के साथ में ही बहुत अच्छे से इसका जो कलर है और टेक्स्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सब्ज़ी खाने में भी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी।
तो नेक्स्ट टाइम आप भी टमाटर को इस तरह से ग्रेट करके इंक्लूड करके देखिएगा सब्ज़ी में, उसका टेस्ट कैसा आता है। और हाँ, अगर अगले किसी वीडियो में आपको याद आ जाए कि आपने मेरी कोई टिप अप्लाई की थी तो कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिएगा ना, ताकि हमें भी तो पता चले। तो लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है और इसे मिक्स कर लिया है। तो टमाटर और गरम मसाला इंक्लूड करने के बाद थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाए। साथ ही इस प्लेट के ऊपर खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ, तेज पत्ता, 1 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पे चावल का पानी है वो भी बॉईल हो चुका है, तो जो चावल भिगो के रखे थे उन्हें धो करके उसे भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो चावल भी कुक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं केवल आगे का पोर्शन जहाँ पे आपको बहुत साफ़ और स्वच्छ दिख रहा है, पर आप देखेंगे किचन बहुत अच्छे से फैला हुआ है। इतना सारा खाना जब एक साथ बनाते हैं तो किचन स्लैब एकदम साफ़ हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो एक ग्रेवी की जो तैयारी मैं कर रही थी उसमें चुकंदर के साथ साथ ही लहसुन भी मैंने रख लिया है, और गैस के ऊपर जो खड़े मसाले हल्के हल्के रोस्ट हो गए थे उन्हें भी मैंने इस ग्रेवी वाले मिक्सचर में रख लिया है। सब्जी को फिर से संभाल लेते हैं, कहीं फिर से ना लग जाए। इस बार बिल्कुल भी नहीं लगी है टमाटर की ग्रेवी की वजह से। तो कढ़ाई तो मैंने खाली कर ली है, पर इस कढ़ाई को धोने के बजाय मैं पराठा रखा है तो उस पराठे से इसे अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये जो मसाला रोटी तैयार होती है ना इस तरीके से, ये खाना मुझे बहुत पसंद है, तो इसे मैंने साइड रख लिया है, बाद में मैं इसे खाऊंगी। अभी इस कढ़ाई को यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमने सब्जियां कट करके रखी हैं रफली, उन सभी सब्जियों को इस कढ़ाई में इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे तो ग्रेवी में यूज़ होने वाली सब्जियों को डायरेक्टली मिक्सर में ब्लेंड करके भी ग्रेवी बनाई जाती है, बट अगर हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है सब्जी का। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर टाइम हो तो इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में इनिशियली मैंने कुछ भी नहीं इंक्लूड किया था, पर अभी मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, एकदम थोड़ा सा घी डाला है और इसे रोस्ट किया है। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर इसमें इंक्लूड कर लिया है, साथ ही नमक भी डाल लिया है। इन सभी सब्जियों को मैं एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। हल्का हल्का इनका पानी सूख जाएगा, उस मोमेंट तक ही मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ और गैस का फ्लेम में बंद कर दूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट मैंने किया है। यहाँ पे दही मैंने ले लिया है फ्रिज से, आज दही थोड़ा ही है तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। साथ ही इसमें शक्कर इंक्लूड की है 2 चम्मच। अब इतना सा दही है और खाने वाले 4 लोग हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला लिया है और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। साथ ही मैंने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर, काला नमक भी इंक्लूड कर लिया है। और जो बूंदी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, पुदीना इसमें मिला हुआ है, ये मसाला बूंदी है जिसमें नमक और पुदीना ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। तो एक क्विक सा रायता तैयार हो चुका है जिसे मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। जो ग्रेवी के लिए सब्जियां रोस्ट की थी अभी वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं, तो थोड़ा सा पानी इंक्लूड करके इन्हें भी ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल में ऑलमोस्ट पानी खप गया है, तो चावल अभी थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, तो मैंने इसे ऊपर से मिक्स किया है। साथ ही थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है। इससे पहले मैंने इसे बिना ढके कुक किया था कंटिन्यूसली। ग्रेवी बनाते वक्त जो छोटा सा प्याज का टुकड़ा मैंने बचा लिया था उसे एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसके साथ ही कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल मैंने डाला है। सरसों के तेल में जब भी खाना बनाएं तो धुआं उठने तक उसे गर्म करना चाहिए, पर मैं प्याज काटने के चक्कर में ये भूल गई कि मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है और वो ज़्यादा गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने गैस को कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दिया। साथ ही इसके बघार में हरी इलायची के छिलके डाले हैं, 2 इलायची के छिलके हैं। साथ ही 1/4 चम्मच जीरा इंक्लूड किया है। और जो ग्रेवी हमने ब्लेंड करके रखी थी इसे इस तेल में अच्छे से कुक कर लेंगे। पहले तो प्याज काटने के चक्कर में तेल जला दिया, फिर तेल जलने के चक्कर में वो प्याज ही डालना भूल गई। फाइनली इस ग्रेवी में ही मैंने वो प्याज इंक्लूड कर लिए। कभी कभी हो ही जाता है ना, बहुत सारे काम करते हुए कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज इंक्लूड कर लिया है और इसे कवर कर दिया है। कवर करके थोड़ा सा पानी ऊपर डाल के इसे कुक करने के लिए छोड़ूंगी। चावल बॉईल हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे भी स्ट्रेनर में निकाल लिया है। साथ ही साथ इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है ताकि ये ओवर कुक ना हो। चावल बनाने का ये जो तरीका है, खुले बर्तन में बिना ढके चावल को कुक करना और उसका मांड निकाल देना, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका तो है ही है। साथ ही जो आयुर्वेदिक का ऑथेंटिक तरीका है वो भी यही है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अधिकतर लोग चावल को
प्रेशर कुक करते हैं, बट वो हमारी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर आपको समय मिले, समय हो आपके पास, तो आप इसे खुले बर्तन में बॉईल कीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे चावल में मैं घी में जीरे और मीठी नीम का तड़का इंक्लूड करूँगी। ये जो तड़का लगाने वाला प्रोसीजर होता है ना, मेरा तड़का पैन बहुत छोटा है और इसके साथ में कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि ये बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा देर तक गैस को जले नहीं रहने देती। जैसे ही घी गर्म हो जाता है गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि घी या तेल ने एकदम से आग पकड़ ली, जो कि बहुत ऊपर तक चली जाती है। तो बहुत रिस्की हो जाता है इस तरीके से तड़का देना। तो आप भी जब भी तड़का दें तो बहुत केयरफुली तड़का दें। और चूँकि मेरा तड़का पैन थोड़ा छोटा है, तो अगर आप तड़का पैन नया ख़रीदें तो इससे बड़ा वाला जो साइज़ आता है उस तरह का तड़का पैन नहीं खरीदें। तो आप देख सकते हैं जो तरीके से मैंने चावल बनाए हैं, इस तरीके से चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। आप चाहें तो इसे इमीडिएटली फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, बहुत ही खिले खिले बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है राजमा मसाला। मैं इसे अंदाजे से ही डाल रही हूँ, बट लगभग 2-3 चम्मच राजमा मसाला ये होगा। मैं यहाँ पे एवरेस्ट का राजमा मसाला मिक्स कर रही हूँ। मेरी किचन में अधिकतर मसाले एवरेस्ट के ही हैं। आप कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस मसाले को मैं थोड़े से पानी में भिगो के रख दूँगी साइड में। हमने कढ़ाई में ग्रेवी कुक होने के लिए रखी थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए? मैं नहीं भूली, इसे मैं बीच में 1-2 बार संभाल चुकी हूँ। ग्रेवी बिल्कुल भी तले में नहीं लगी है, पर आप भी ध्यान रखिएगा कि ग्रेवी तो हमने चढ़ाई रखी है, तो उससे भी संभालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी से ऑयल सेपरेट होने लगा है। बस इस मोमेंट पे इसमें राजमा मसाला जिसे हमने पानी में भिगोया था उसे इंक्लूड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए मेरी नज़र उस बचे हुए टमाटर पे पड़ी जिससे हमने पत्ता गोभी बनाते वक्त साइड रख दिया था, क्योंकि पत्ता गोभी में आधा ही टमाटर यूज़ आया था। थोड़ा सा टुकड़ा टमाटर का जो बचा हुआ था उसे भी मैंने ग्रेट करके इस ग्रेवी में इंक्लूड कर लिया है, ताकि टमाटर वेस्ट ना हो। साथ ही इस ग्रेवी में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी में इंक्लूड कर लूँगी। चूँकि राजमा की सब्ज़ी पड़े पड़े ही थिक हो जाती है, तो मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का पानी ले रही हूँ। आप चाहें जितनी थिकनेस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर मैं इसे रस्सेदार बना रही हूँ ताकि ये चावल से भी आराम से खा सके। ग्रेवी में पानी इंक्लूड करने के बाद उसे कवर करके मैंने बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि जब तक पानी अच्छे से कुक नहीं होगा तो पानी और ग्रेवी अलग अलग लगेगी, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो पानी इंक्लूड करने के बाद उसे प्रॉपरली कुक करें ताकि जो ग्रेवी है वो एक सार हो जाए। तो यहाँ पे जो आलू बॉईल हो गए थे अभी, वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे तो नहीं आए, पर हाँ थोड़े ठंडे हो गए हैं कि मैं उन्हें ईजिली पील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं जिन्हें पील कर लिया है। साथ ही इनमें कुछ स्पाइसेस इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, जितनी हल्दी डाली है उतनी ही लाल मिर्च डाली है, चुटकी भर हींग और काला नमक इंक्लूड किया है। सभी मसालों को अच्छे से मैश कर लेंगे, एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। अक्सर हम बहुत सारी यूजलेस चीज़ों को हमारी किचन में जमा कर लेते हैं, जिससे हमारी किचन में बहुत भीड़ हो जाती है। पर मैं सजेस्ट करूँगी ये पाव भाजी मैशर बहुत मल्टीपर्पज़ तरीके से काम करता है। चाहे स्टफिंग को मैश करना हो, पाव भाजी मैश करना हो या पराठे सेकना हो, मैं इसे कई तरीके से काम में लेती हूँ। यहाँ पे ग्रेवी में बॉईल आने लगा है, तो इसमें आलू मैंने मैश करके डालने शुरू कर दिए हैं। इन्हें अच्छे से फोड़ के मसल के मैं डाल रही हूँ। साथ ही जो राजमा है इसे भी मैंने अच्छे से मसल लिया है, उसके बाद में इसमें इंक्लूड किया है। अगर साबुत ही डालते हैं तो वो बहुत अलग अलग से रहते हैं, पर थोड़े बहुत राजमा को अगर मैश कर देंगे तो कुछ साबुत से दिखेंगे और कुछ ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जो ग्रेवी की थिकनेस है वो बैलेंस्ड हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा रस्सेदार बनाया है तो मुझे लग रहा है शायद नमक कम रह जाएगा, तो थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी उसमें मेरे पास एक चीज़ क्यूब रखा था, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये राजमा की सब्ज़ी जो है ये हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, आलू राजमा की सब्ज़ी। और इसकी ग्रेवी है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम सही लग रही है, एकदम अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी अलग जा रहा है और सब्ज़ी अलग जा रही है। तो इस सब्ज़ी को बनाते वक्त ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजमा प्रॉपर बॉईल नहीं हुआ हो। राजमा को बॉईल होने में टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 सीटी उसमें लगानी होती है, तब जाके वो बॉईल होता है। यहाँ पे एक तरफ मैंने रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया था पहले से ही।
अभी यहाँ पे राजमा चूँकि तैयार हो चुका है तो मैं यहाँ पे इसमें तड़का देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने तड़का पैन में घी डाला है। घी गर्म होने पे इसमें जीरे और हींग का तड़का दिया है और जैसे ही जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उस मोमेंट पे जस्ट इसे कढ़ाई में शिफ्ट करने से पहले थोड़ी सी लाल मिर्च इंक्लूड करी है। ये जस्ट पहले ही इंक्लूड करनी होती है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी कि इससे ज़्यादा देर डायरेक्ट घी में रखेंगे तो। इस तरीके से जब हम ऊपर से घी का छौंक डालते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है और अगर मसाले थोड़े ज़्यादा हो गए हों तो वो भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो आज मेरे पास किचन में धनिया नहीं था और ये रेसिपी जब मैं बना रही थी तो इस धनिया को बहुत मिस कर रही थी, बट लकीली एक सब्जी वाली आ गई बाहर और उसके पास मुझे धनिया मिल गया। तो मैं किचन का काम छोड़ के पहले धनिया लेके आई, उसे अच्छे से धो लिया और अब कट भी कर लिया है। तो सब्ज़ी की रंगत ही अधूरी होती है अगर उसमें धनिया ना डले। तो मेरी फाइनली ये सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है विद धनिया। अच्छा, इस सब्ज़ी को होटलों वाला लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, टमाटर है ना उसे सैलेड की जैसे स्लाइस में कट कर लिया है, साथ ही प्याज को भी एकदम पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है और सब्ज़ी के बीच में ऊपर से ऐसे रख दिया है, जिसे देखने से सब्ज़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है। और जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी उसे भी एक अलग बाउल में शिफ्ट कर लिया है, जिसे भी धनिया से गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे गाय की रोटी तो मैं ऑलरेडी सेक चुकी हूँ। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे नॉर्मल रोटी नहीं बना के मैं मसाला रोटी बना रही हूँ। तो जो आलू की स्टफिंग हमने रेडी की थी उसे एकदम थोड़ा सा लेना है और अच्छे से पहले इस पर आटा डस्ट करना है, फिर जो आलू की स्टफिंग है उसे इस पर फैला देना है। क्योंकि आलू की स्टफिंग थोड़ी गीली बनी है तो अगर पहले मैंने आटा डस्ट कर दिया है उसकी वजह से ये चिपकेगी नहीं और जो हमारी रोटी हम बेलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। चूँकि मैं यहाँ पे आलू का पराठा नहीं बना रही हूँ, स्टफ्ड रोटी बना रही हूँ, मसाला रोटी, तो जो स्टफिंग मैंने यूज़ की है उसे पराठे की तरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इंक्लूड किया है। हम जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है उससे लगभग 1 चम्मच आलू की स्टफिंग एक रोटी में इंक्लूड हुई होगी, जिसे भी अच्छे से दबा दबा के इसमें मैंने भर दिया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टफिंग थी उसे साइड कर लिया। तो यहाँ पे रोटी की तरह इसे तवे पे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस सेकी हुई रोटी को अच्छे से घी लगा लेंगे। तो ये मैंने कोशिश की है जैसे हम मार्केट में मसाला कुलचा खाते हैं उस तरीके से मैं मसाला रोटी तैयार कर दूं, क्योंकि जो राजमा की सब्ज़ी है उसके साथ प्लेन चपाती तो अच्छी लगेगी नहीं। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट दे देंगे नॉर्मल चपाती वाले आटे को ही तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे तो आज का खाना मैं अपने हस्बैंड के घर पे खाने के लिए ही बना रही थी, इसलिए इतनी सारी वैरायटी भी बना ली थी, बट सडनली हस्बैंड का प्लान चेंज हो गया और उन्हें थोड़ी जल्दी है तो आज वो लंच नहीं करके जा रहे हैं। आज वो लंच बॉक्स लेके जाने वाले हैं। तो जो कुछ मैंने बनाया है उनमें से मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्या क्या पैक कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले राजमा सर्व कर लिया है। नेक्स्ट जो राइस हमने रेडी किए हैं उन्हें सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी मैंने सर्व कर दी है। राजमा की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट सब्ज़ी है और मैं चाहती थी कि मैं उन्हें गर्मा गर्म बना के खिलाऊं, बट काम तो काम होता है ना, अगर उन्हें अर्जेंसी है तो उन्हें जाना ही होगा। तो मैं राजमा की सब्ज़ी तो उन्हें गर्मा गर्म नहीं खिला पाई, पर फिर भी मैंने उन्हें एक कुलचा के साथ में जो रायता मैंने बनाया था वो घर पे ही दे दिया नाश्ते के लिए और रिमेनिंग चीज़ों को उनके लंच बॉक्स में पैक कर दिया। तो वीडियो के चक्कर में मेरी वजह से वो लेट हो जाएं, इससे बेटर है कि मैं फटाफट से उनका टिफ़िन पैक कर दूँ और उन्हें सी ऑफ कर दो। तो हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं और ये थाली मैं स्पेशली आप ही के लिए सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी खाना बना रही हूँ, मेरा खाना खाने का टाइम हुआ नहीं है, पर आपके लिए बनाया है तो आपको भी तो दिखाना और खिलाना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे राजमा की सब्ज़ी, रायता और सैलेड मैंने सर्व कर लिया है। साथ ही जो कुलचा बना के तैयार किए थे उन्हें भी सर्व कर लिया है। यहाँ पे मैं जीरा राइस सर्व कर रही हूँ। थाली का एक सेक्शन खाली है तो इसे मैंने अचार से फिल कर दिया है, क्योंकि वही भागा दौड़ी में मैं ये भूल गई कि मैंने एक सब्ज़ी और बनाई है। फाइनली मुझे याद आ ही गया, तो ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी मैंने सर्व कर दी है आप लोगों के लिए। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपकी फ़ेवरेट रेसिपी कौन सी है और आपको कौन सी रेसिपी को देखने में ज़्यादा मज़ा आया।